शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसकी चर्चा दिन भर रही। दरअसल बाबर और औरंगजेब को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसा बयान दे दिया कि अब नया संग्राम शुरू हो गया है। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर जो बोला, उसने यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। दलित नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इसी बयान के बाद सियासी बखेड़ा हो गया। बाबर और औरंगजेब को लेकर चल रहा घमासान राणा सांगा की तरफ मुड़ गया। उन्होंने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दे दिया और जो कहा उसने सियासत में हंगामा कर दिया कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो वहीं सपा सांसद के इस बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला और तुच्छ मानसिकता वाला बताया। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं, आज राणा सांगा जैसे मातृभूमि के लिए अपने एक एक शरीर के अंग में अपने जीवन काल के अंदर घाव झेलने वाले व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के साथ इसी प्रकार के लोग चाहते हैं इतिहास दोचखज में चला जाए, पीछे चला जाए, पर जाने वाला नहीं। आज सब लोग जानते हैं राणा सांगा ने जो कुछ मुगलिया सल्तनत को ललकारने के लिए जो युद्ध लड़े, आज वो सारे इतिहास में अंकित है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी विधायक और राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि संसद में ऐसे भी लोग पहुंचते हैं, ऐसों से महाराणा सांगा को कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, मगर सदन की गरिमा और हमारे इतिहास में से एक महान व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की। इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं। राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी पर उनके वंशजों में काफी आक्रोश है और उन्होंने सपा सांसद को माफी मांगने की बात कही। तो राणा सांगा तो उनके बारे में ऐसी बात कहते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, नेताओं को क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जब तक इन लोगों के बारे में शिवाजी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, इस देश को एक सोच दी, एक पगडंडी बनाई जिस पे आज हम रोड़े बना पाए हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लिख रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जाने दी है वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिलहाल दलितों के नेता कहे जाने वाले रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान देकर यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान में सियासी बखेड़ा पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ये मामला लगातार तूड़ पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपा सांसद के बयान पर आपत्ति जताई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने राणा सांगा के बारे में सपा सांसद के बयान का जिक्र करते हुए इसे निम्न स्तरीय बताया है। कहा कि वीर योद्धा को गद्दार कहना घटिया मानसिकता है। अखिलेश यादव को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। सीएम भजनलाल ने अखिलेश यादव को अपने सांसद पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। कहा है कि अपने सांसद पर अखिलेश यादव कार्रवाई करे, एक्शन ले। पेपर लीक के मामले में राजस्थान की भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर दिखने लगा है। अब आज पेपर लीक घटनाक्रम से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई। दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पेपर माफिया हर्षवर्धन मीणा को पटवारी पद से बर्खास्त कर दिया है। पेपर लीक माफिया पर कसता शिकंजा। हर्षवर्धन मीणा पटवारी पद से बर्खास्त। एसआईटी ने नेपाल बॉर्डर से किया था अरेस्ट। अब तक 86 कर्मचारियों पर गिरी गाज। पेपर लीक, नकल और फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब भजनलाल सरकार सख्त एक्शन ले रही है। साथ ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने दौसा के पटवारी हर्षवर्धन मीणा को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। हर्षवर्धन मीणा लंबे समय से कई परीक्षाओं में पेपर लीक का आरोपी था। हर्षवर्धन पर जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक का आरोप है। साथ ही हर्षवर्धन के खिलाफ पेपर लीक से जुड़ी 6 एफआईआर दर्ज हैं। इस मामले में गठित एसआईटी ने आरोपी हर्षवर्धन मीणा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद आरोपी हर्षवर्धन मीणा को पटवारी पद से निलंबित कर दिया था और आरोपी लंबे समय से निलंबित चल रहा था। लेकिन अब इस मामले में कठोर एक्शन लेते हुए दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने हर्षवर्धन मीणा को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा की पत्नी सरिता मीणा को भी भीलवाड़ा में पटवारी पद से बर्खास्त किया जा चुका है। आरोपी हर्षवर्धन मीणा का पैतृक गांव महवा उपखंड के सालिमपुर में है और गांव में हर्षवर्धन का आलीशान मकान है। इतना ही नहीं, पेपर माफिया हर्षवर्धन ने दौसा के नेशनल हाईवे 21 से जुड़ती हुई कॉलोनी में भी आलीशान मकान बना रखा है। गोविंद देव जी मंदिर के समीप मकान भी चर्चाओं में रह चुका है। एसओजी ने जब मकान में सर्च किया तो पेपर लीक से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। वहीं हर्षवर्धन मीणा के मकान में किसी के प्रवेश पर पाबंदी थी।
क्योंकि इस मकान को आश्रम का रूप दिया गया था और इस मकान में हाथरस भगदड़ कांड के बाद चर्चा में आए भोले बाबा उर्फ नारायण हरि का दरबार लगता था। हालांकि वर्तमान में दौसा स्थित आरोपी हर्षवर्धन का ये मकान एसओजी ने सील कर दिया है। आरोपी हर्षवर्धन ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और बड़ी संख्या में मित्रों को सरकारी नौकरी दिलाई है या फिर सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए उसकी जगह पर डमी अभ्यर्थी बिठाने का काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पौरव काले की साली प्रियंका गोस्वामी फरार हो गई है। प्रियंका गोस्वामी जैसलमेर पुलिस लाइन में वर्दी में तैनात थी। 18 मार्च को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यानी कि एसओजी ने महिला ट्रेनी एसआई को पूछताछ के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन इस 21 मार्च को वो गायब हो गई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, मास्टरमाइंड पौरव कालेर की साली फरार, जैसलमेर पुलिस लाइन में थी तैनात, कई और ट्रेनी एसआई रडार पर। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी एक बार फिर एक्शन में है। मास्टरमाइंड पौरव कालेर से पूछताछ में जिन ट्रेनी एसआई का नाम पेपर पढ़ाने में सामने आया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उनमें से एक है मुख्य आरोपी पौरव कालेर की साली प्रियंका गोस्वामी, जिसे एसओजी की तरफ से 18 मार्च को पूछताछ के लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन वो अब गायब हो गई है। जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात प्रियंका से जयपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है। ऐसे में अब जैसलमेर पुलिस और एसओजी प्रियंका की अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही है। 2021 बैच की उप निरीक्षक प्रियंका गोस्वामी के अचानक गायब होने से जैसलमेर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एसओजी द्वारा जो प्रियंका गोस्वामी उसको पूछताछ के लिए समन जारी किया और पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया और जैसलमेर से जयपुर रवाना हुई प्रियंका का अचानक फोन बंद होकर गायब होने से जैसलमेर में हड़कंप मच गया है। एसआई भर्ती परीक्षा की मेरिट में 102वां नंबर हासिल करने वाली प्रियंका के अचानक गायब होने से उसके पेपर लीक मामले में शामिल होने का शक पुख्ता होता जा रहा है। दरअसल इससे पहले एसओजी ने मोनिका जाट भी गिरफ्तार की थी। मोनिका प्रियंका गोस्वामी की सहेली बताई जा रही है। इतना ही नहीं, पेपर लीक के मास्टरमाइंड पौरव काले ने भी पूछताछ में प्रियंका की सहेली मोनिका को पेपर पढ़ाने की बात कबूल की थी। नकल कर पास हुए ट्रेनी एसआई के खिलाफ एसओजी का एक्शन जारी है। अब भी करीब 10 से ज्यादा ट्रेनी एसआई एसओजी की रडार पर हैं, जिनसे एक एक कर पूछताछ की जाएगी। दरअसल अलग अलग जगहों से मिल रही शिकायतों के बाद एसओजी की टीम शिकायत का सत्यापन कर ट्रेनी एसआई से पूछताछ करती है। पूछताछ में सहयोग करने के लिए एसओजी ऑफिस बुलाती है। आपको बता दें कि नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर की गिरफ्तारी के बाद ट्रेनी एसआई मोनिका जाट भी आरपीए जयपुर से फरार हो गई थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को 859 पदों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें से 7,97,000 लोगों ने आवेदन किया। 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक लिखित परीक्षा आयोजित हुई। लिखित परीक्षा में 3,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 24 दिसंबर 2021 को परीक्षा का नतीजा जारी हुआ। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,359 कैंडिडेट्स पास हुए। प्रक्रिया पूरी होने पर कुल 3,291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। इंटरव्यू के बाद एसआई 2021 परीक्षा का रिजल्ट 1 जून 2023 को जारी किया गया था। एसओजी के एडीजी विकी सिंह द्वारा पूछताछ की जा रही। पूछताछ के बाद जो पेपर लीक में शामिल जो अभ्यर्थी होते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके बाद उसमें प्रियंका जो गोस्वामी उसका नाम है, जिसको एसओजी ने नोटिस देकर मुख्यालय बुलाया, लेकिन मुख्यालय न जाकर फोन स्विच ऑफ कर गायब होने से हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर एसओजी भी लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। वहीं पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के मामले में कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि मैं मानता हूं कि गहलोत सरकार में पेपर लीक हुए और ये ठीक नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और फिर ऐसे पेपर लीक के चलते युवाओं का भविष्य खराब होता है, तो सरकार
फैसला कर रही है वो ठीक कर रही है और बड़े मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए। बैरवा के इस बयान से सियासी पारा गर्म हो गया है। पेपर लीक का मामला तो मैं मानता हूँ कि शायद गहलोत सरकार में भी हुए थे और इस समय भी हुए थे। ये अपने अपने सरकार बड़े बड़े दावे करती है। ये जो पेपर लीक का मामला ठीक नहीं है। हमारे जो बेरोजगारी इतनी है हिंदुस्तान के अंदर, अगर पेपर लीक होते हैं, बेचारे एग्जाम देते हैं, गरीब आदमी के बच्चे, किसानों के बच्चे, पेपर लीक हो जाता है तो उनके भविष्य खराब होता है। मैं मानता हूँ जो सरकार निर्णय कर रही है वो ठीक कर रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब से बात कही थी मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो मैं मानता हूँ मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए। अभी तो छोटे तबके के जो कर्मचारी ये सरगना पकड़ में आए हैं, तो वास्तव में अगर सरकार कोशिश करे तो बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आ सकते हैं। करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे। जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जैसलमेर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। जैसलमेर में बड़े स्तर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर काम सरकार कर रही है। इसको लेकर राजस्थान सरकार के साथ बैठक कर प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में जैसलमेर को भी विकसित करने की योजना है। ये जैसलमेर मेरी जन्मभूमि भी है और जैसलमेर मेरी कर्मभूमि भी। इस सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। आज का प्रवास तो क्योंकि कल मैंने पोखरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ एक होली स्नेह मिलन ऐसा कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है, उसमें रहना था, इसलिए मैं आज जैसलमेर पहुंचा हूं। कल सुबह पोखरण जाऊंगा। जहाँ तक टूरिज्म का प्रश्न है, मैंने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक बड़े स्तर पर हम जैसलमेर और इस पश्चिमी राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, उसको लेकर के कुछ चर्चा की है। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं, वो एक बार प्रस्ताव बना करके भारत सरकार में लेकर के आएंगे। हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम में जैसलमेर को सम्मिलित करके और जैसलमेर में टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए काम कर सकें, ऐसा जो राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी उस पर पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। तिरानवे साल की गोल्डन दादी का कमाल। नेशनल मास्टर एथलेटिक्स में जीते 3 गोल्ड। चेहरे की झुर्रियों पर मत जाइए, इनकी फुर्ती देखने वालों को हैरान कर देती है। बीकानेर की चौधरी कॉलोनी में रहने वाली पानी देवी गोदारा अपनी गायों और भैंसों की सेवा करते हुए अपनी फिटनेस पर भी भरपूर ध्यान देती हैं। इन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट 100 मीटर दौड़ और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी शानदार फिटनेस और क्षमताओं का सबूत दिया है। आगे मैं कहा कि मैं खेलों की थोड़ी थोड़ी तादाद था 9 लाख की। अब पचा पूना देश गई 3 सिक्का पे अदाई, अलवर देश गई 3 सिक्का पे अदाई, बेंगलोर गई 3 सिक्का पे अदाई। ठीक है। जिम्मा भाई बेरा था, बाजी रोटी दही दूध छा राबड़ी। गोल्डन दादी का एक पोता जय किशन नेशनल खिलाड़ी है और उसने दादी को खेलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन दादी पोते के साथ स्टेडियम गई और वहां से अभ्यास का सिलसिला शुरू हो गया। आज दादी सबसे ज्यादा उम्र की एथलीट के रूप में मेडल जीत रही है। वहीं पड़ोसी भी पानी देवी की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। ये मेरी दादी है, 93 साल की हैं। इनको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है और हाल ही में ये बेंगलोर जाके खेल के आए तो मेडल जीते। और दादी की अभी इच्छा है कि विदेश में जाके देश के लिए मेडल जीते। एक बड़ा भाई है जय किशन, वो एथलेटिक प्लेयर था
तो वो बच्चों को, विकलांग बच्चों को तैयारी करवाता था, तो दादी उनके साथ चली गई। दादी ने देखा कि ये तो अच्छा काम है। दादी को भैया ने बोला कि आप करके देखोगे, तो दादी को भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि हम भी करके देख लें। फिर दादी को अच्छा लगा तो फिर दादी रोज़ाना जाने लगी। पिछले दिनों बेंगलोर जाके 3 मेडल जीत के आई। 93 साल की उम्र में भी ये गोल्ड मेडल जीत रही है और हमें इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए, युवा वर्ग को और बड़े बुजुर्गों सभी को, कि ये 93 साल की उम्र में अगर 3-3, 4-4 मेडल जीत रही है और विदेश में जाकर के खेलने की इच्छा रखते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पानी देवी का इंडोनेशिया में सितंबर में आयोजित होने वाली एशियन मास्टर एथलीट में सिलेक्शन हो गया है। उम्मीद संजोई जा सकती है कि पानी देवी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे दूसरे खिलाड़ियों को पानी पिलाकर मानेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। नवविवाहितों और नवजात को दुआ देकर नेक कमाने वाले किन्नर समाज ने चूरू के सरदार शहर में एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या है वो मिसाल, देखिए इस रिपोर्ट में। सरदार शहर में किन्नर समाज ने पेश की अनूठी मिसाल। धूमधाम से कराई मुंह बोली बेटी की शादी। 1200 मेहमानों को खिलाया खाना, करीब 10 लाख रुपए किए खर्च। सोने चांदी के जेवरात, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बर्तन, फर्नीचर और गृहस्थी में काम आने वाला हर सामान। यूं तो भारतीय शादी को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। खासकर बेटी की शादी पर दिल खोलकर खर्च करने का रिवाज है। लाडली की पसंद की हर चीज खरीदते हैं, भले ही इसके लिए उनकी उम्र भर की कमाई ही क्यों ना निकल जाए। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। चूरू के सरदार शहर के वार्ड संख्या 50 में बुधवार रात 10 बजे किन्नर मोनिका बाई ने अपनी धर्म बेटी लक्ष्मी की घोड़ी पर बिठाकर धूमधाम से बिंदौरी निकाली। दरअसल 3 बहनों में सबसे बड़ी लक्ष्मी के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी, लेकिन 21 मार्च को यह सपना साकार हो गया। बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की कि कोमल माँ मेरी शादी कर रही है। इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मैं भी एक खुशनसीब लड़की हूँ, जो जैसे कान्हा जी थे ना, जैसे 2 माँ थी उनकी, वैसे ही मैं हूँ। तो मेरे भी एक माँ ने जन्म दिया और एक ऐसी माँ बनी जो लड़की की, मतलब जो लड़की का सपना होता है एक शादी का, वही मुझे मिला। गंगानगर जिले का अनिल जब दुल्हा बनकर लक्ष्मी से शादी करने सरदार शहर पहुंचा, तो भीकम सिंह कॉलोनी में किन्नर कोमल बाई ने मां बनकर सभी रस्में निभाई। शादी में आकर्षक लाइटिंग की गई, तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। कोमल बाई और मोनिका बाई ने बताया कि जब वे खुशी के मौके पर बधाई लेने जाती हैं, तो जो उपहार स्वरूप मिलता है वही उन्होंने लक्ष्मी की शादी में लगाया। मेरी सरदार शहर की जनता, मेरे देहात ग्रामीण की जनता, सबका प्यार है मेरे साथ, सबका सपोर्ट है मेरे साथ। सबके सपोर्ट से मैं एक अच्छी शादी कर रही हूँ, जैसी होने चाहिए वैसी शादी कर रही हूँ। सब जजमान की देन है मेरे पे, जो जजमान मुझे देता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जजमान का पैसा कहीं अच्छी जगह भी लगे। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे को जजमान दाता देते हैं, तो आज हमने लगाया तो हमें बहुत अच्छी लगती है। इनके ही है, हमारा कुछ नहीं, इनका ही है। और इन पे बेटियों पे लगा रहे, बेटियों पे लगाना हमें बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारी बेटी धर्म की बेटी है लक्ष्मी बाई। भारतीय परंपरा में पैसा कमाना पुरुषार्थ माना गया है, लेकिन त्याग सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा धर्म है। किन्नरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रेम का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। यही वजह है कि पूरा शहर इस शादी की तारीफ करते नहीं थक रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
झुंझुनू शहर का 106 साल पुराना श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर एक विरासत का प्रतीक है, जहां आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मेल देखने को मिलता है। मंदिर सदियों पुराने जल संचयन की पारंपरिक तकनीक को आज भी जीवित रखे हुए है। जल संरक्षण में लक्ष्मीनाथ मंदिर का बड़ा नाम, बूंद बूंद बचाने की सीख दे रहे भगवान। सर्वशक्तिमान, करुणा निधान सिर्फ याचकों की झोली ही नहीं भरते, बल्कि उन्हें हर वो बेशकीमती चीज की अहमियत भी बताते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है। पानी भी उन्हीं चीजों में शुमार है जिसके बगैर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तस्वीरें झुंझुनू शहर में पुराना पोस्ट ऑफिस के पास स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर की हैं। 1919 में लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। करीब 20,000 लीटर पानी के संरक्षण के लिए कुंड बनाया गया। छत के पानी को नालों से होते हुए मंदिर के नीचे बनाए गए कुंड में इकट्ठा किया जाता है। भगवान को स्नान कराने, भोग बनाने में कुंड के जल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलाके के मांगलिक कार्यों में कुंड के जल का इस्तेमाल होता है। दिनचर्या के भगवान का स्नान कराना, भोग बनाना, पंचामृत देना और सारा कार्य इसी जल से करते हैं। कि गुणवत्ता ये है कि ये शुद्ध पानी है बरसात का, इससे भगवान का सारा काम इसी से होता है और जल से नहीं करते। बाकी जल काम में नहीं लेते, सारी ये जल इसका स्नान करना कुछ भी करते हैं तो इसी से भी करते हैं। मंदिर के पुजारी कृष्ण व्यास द्विवेदी बताते हैं कि इसी कुंड में संग्रहित वर्षा जल से मंदिर के समस्त धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस मंदिर में विद्यमान है ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी महाराज। इनकी नित्य रोज 7 बार आरती, 7 बार प्रसाद, सारी सुविधा यही रसोई से उपलब्ध होती है और स्नान ध्यान के लिए यही कुंड बना हुआ है। जो वर्षा का उपलब्ध हुआ वर्षा जल होता है वो नित्य कर्म में लिया जाता है उपयोग। झुंझुनू का लक्ष्मीनाथ मंदिर जल संरक्षण के साथ पर्यावरण और संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाने की सीख देता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर शेखावाटी की जल संचयन की ऐतिहासिक विरासत को भी जीवित रखे हुए है, जिससे समाज को प्रेरणा लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर आ रही है। युवक ने सुसाइड कर लिया है। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के आभानेरी गांव की घटना है। चेतन शर्मा नाम के युवक ने सुसाइड किया है। कमरे में रुमाल का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने शव को रामगढ़ पचवारा के अस्पताल में पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आत्महत्या क्यों की अब तक ये पता नहीं चल पाया।